चलिए अब हम लोग ये कल का जो पॉइंट बचा हुआ था उसी पॉइंट के अंदर हम लोग पढ़ने चले। आप देखिए, हम लोग जानते हैं कि मानव में जो ध्वनि उत्पन्न होती है, यहाँ पे लिखा गया है मानव में ध्वनि वाक तंत्र, वाक यंत्र, सॉरी क्या, वाक यंत्र अथवा कंठ द्वारा क्या होता है, उत्पन्न होता है। देखेंगे अभी आप जानते हो कि जो हमारे कंठ है, इस कंठ को हम लोग क्या बोलते हैं, वाक यंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाक यंत्र, या इसे क्या बोलते हैं, कंठ कहते हैं। क्या कहते हैं, और इसी के द्वारा ध्वनि क्या होती है, उत्पन्न होती है। किसके द्वारा, कंठ या वाक यंत्र। कंठ को ही वाक यंत्र कहते हैं, इसी से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसमें क्या होता है, वाक तंतु होता है। क्या होता है, जैसे देखेंगे वाक तंतु लिखे है ना, इसमें कंठ के अंदर में क्या होता है, वाक तंतु होता है। जैसे आप अनुभव करिएगा ना, कभी यहाँ पे क्या कीजिएगा, रखिएगा, यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप थोड़ा सा बोल के देखो कि यहाँ कंपन कर रहा है कि नहीं कंपन कर रहा है। मैंने बोला है कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, कंपन से उत्पन्न होती है। तो देखो आप जो बोल रहे हो ना, थोड़ा सा बोल के देखो, और यहाँ पे अपनी उंगली रख के देखना इस कंठ पे कि ये हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है। ठीक है, हिल रहा है ना, तो निश्चित रूप से क्या होगा, हिलेगा। उंगली रख के देखना कि कंपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, समझ रहे ना। तो आप देखिए, ये जाने कि मानव में जो ध्वनि उत्पन्न होती है किसके द्वारा होती है, कंठ के द्वारा। आप पुराने लोगों में देखे होंगे, लोग कहता है, जो नहीं बोलता है ना, कहता है कंठे नहीं खुला, लोग कहता है कि नहीं कहता है। ऐसा कहानी सुने है ना कि इसका कंठे भगवान क्या किए हैं, मार दिए है ना। तो इसका कंठ जब तक खुलेगा नहीं तब तक वो बोल नहीं सकता है, उसके मुंह से आवाज आ नहीं सकती है, कहीं दिक्कत किसी को। दूसरा पॉइंट है वाक तंतु, वोकल कॉर्ड हम बोलते हैं, वोकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, वाक तंतु के बारे में, इससे जुड़ी मांसपेशियां, इससे जुड़ी मांसपेशियां तंतु वो तान सकती है। मतलब वाक तंतु से जो क्या मांसपेशियां जुड़ी है, वह क्या करती है, तंतुओं को क्या करती है, तान देती है या ढीला कर सकती है। अलग अलग लोगों में वाक तंतु अलग अलग आकार और मोटाई के आकार का होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अलग अलग लोगों में वाक तंतु अलग अलग आकार, मोटाई तथा तनाव के होते हैं। मतलब ये निर्भर करता है, अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, वाक तंतु होते हैं, और इसके आकार, मोटाई तथा तनाव भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। वाक तंतु क्या करता है, ध्वनि उत्पन्न करता है। वाक तंतु क्या करता है, वाक तंतु का काम क्या है, ध्वनि। लेकिन अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार की होती है। कहीं यहाँ तक दिक्कत। अगला पॉइंट आपके ये है कि हर्टज है। हर्टज जो छूटा था, हर्टज जो है आवृत्ति को हर्टज में व्यक्त करते हैं। आवृत्ति समझते हैं ना, प्रति सेकंड में दो लोगों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। प्रति सेकंड में दो लोगों की संख्या क्या कहलाती है, तो आवृत्ति को किसमें व्यक्त किया जाता है, हर्टज में। आवृत्ति किसमें किया जाता है, हर्टज में। आवृत्ति किसमें व्यक्त किया जाता है, हर्टज में। फिर आपके कह रहा है श्वासन नली, जो हमारी क्या है, श्वास नली किसके साथ जुड़ा होता है, तो श्वासन नली वह नली होती है जो गले में स्थित होती है। कहाँ पे स्थित है, देख रहे हैं ना, जो वाक तंतु के फेफड़े से क्या करती है, जोड़ती है। मतलब श्वास नली जो है हमारा कहाँ होती है, कहाँ जुड़ती है, गले के पास होती है। श्वास नली वह नली होती है जो गले में क्या होती है, इसमें जो हमारा गाला है उसमें क्या होती है, स्थित होती है। और यह वाक तंतु को कहाँ से जोड़ती है, फेफड़े तक। श्वास नली जो है यह क्या है, वह नली है जो क्या करती है, गले में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है, श्वास नली जो है वह क्या है, एक ऐसी नली है जो कहाँ पाई जाती है, गलों में स्थित होती है। और यह सीधे कहाँ से, वाक तंतु से कहाँ तक जुड़ा रहता है। हाँ, यहाँ गलती तो नहीं लिख दिया है ना, चला देखो तो रे, वाक तंतु है कि क्या है, देखो तो यहाँ पे ना थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था। ठीक है, श्वास नली वह नली होती है जो गले में स्थित वाक यंत्र, वाक यंत्र ऊपर पढ़ेगा ना, वाक यंत्र किसको बोलते हैं, कंठ को। क्या है, देखो समझो, श्वास नली विंड पाइप जिसको बोलते हैं, श्वास नली वह नली होती है कि नली है जो कहाँ होती है, हमारे गले में स्थित होती है। और कहाँ से, जो हमारा कंठ है ना, अरे हम किसको, कंठ का ना वाक यंत्र बोलते हैं। और वहां कहाँ से, हमारे कंठ को फेफड़े तक क्या करती है, जोड़ती है। मतलब श्वास नली एक ऐसा नली है जो हमारे गले में क्या होती है, स्थित होती है। और यहाँ कंठ से लेकर कहाँ तक, हमारे फेफड़ों तक क्या करती है, जोड़ती है। कौन, श्वास नली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में से क्या बोलते हैं, विंड पाइप। यानी श्वास नली वो नली है जो हमारे कहाँ होती है, गले में स्थित होती है। और यह कंठ से कहाँ से, वाक यंत्र से कहाँ तक जुड़ी होती है, फेफड़ों तक क्या होती है, जुड़ी होती है। कहीं दिक्कत यहाँ तक। अब हम लोग सीखेंगे इसी के साथ अब इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव। क्या सीखेंगे, इस चैप्टर क्या सीखेंगे, ऑब्जेक्टिव। चलिए देखिए, एक पॉइंट और हमारा छूट रहा था, कर्णपटक। क्या बाबू,
कर्णपटक क्या होता है? आप जानते हो कि कंपित वस्तु, कौन वस्तु? जो कंपित वस्तु ध्वनि जिस नालिका से गुजरती है, मतलब कंपित वस्तु क्या होता है? देखिए कंपित ध्वनि, जो हमारा कंपित ध्वनि होता है वह जिस नालिका से गुजरती है, मतलब हमारे इतनी नहीं पाया जाता है। यहाँ देखो कहाँ पे कंपित ध्वनि जिस नालिका से गुजरती है उसके ऊपर एक पतली झिल्ली होती है। मतलब कंपित वस्तु क्या होता है? जिस नली से गुजरती है उसके ऊपर क्या होती है? एक पतली झिल्ली होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्णपटक कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? मतलब कंपित वस्तु जिस कंपित ध्वनि जिस नली से क्या होती है? निकलती है, गुजरती है, उसके ऊपर क्या होती है? कि झिल्ली होती है, और उसी झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्णपटक कहते हैं। अब देखिए हम लोग ये बात करने जा रहे हैं कि महिलाओं में वाक तंतु की लंबाई क्या होती है, पुरुषों में क्या होते हैं, बच्चों में क्या होती है। तो आप जान लो कि महिलाओं में वाक तंत्र की लंबाई लगभग 15 mm होती है, और पुरुषों में 20 mm लगभग होती है, और बच्चे में क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है कि इन तीनों का, महिलाएं पुरुषों की और बच्चों की ध्वनियां अलग अलग क्या होती है? उत्पन्न होती है। देखिए वही बात हमने लिखा है कि पुरुषों के वाक तंतु की लंबाई लगभग क्या है? 20 mm होती है, और महिलाओं की वाक तंतु की लंबाई क्या होती है? लगभग 15 mm होती है, और बच्चों की वाक तंतु की लंबाई क्या होती है? बहुत छोटी है। इसी कारण है कि मतलब इन तीनों का ध्वनियां क्या होती है? अलग अलग प्रकार से उत्पन्न होती है। कहीं किसी को डाउट? चलिए अब दूसरी तरफ